इस कहानी की खासियत ये है कि यह एक लोकप्रिय फिल्म से प्रेरित लगती है। शायद आप सभी ने देखी होगी अजय देवगन की फिल्म दृश्यम। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक फिल्मी कल्पना थी या फिर असल जिंदगी में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। यही सब हम इस कहानी में आगे देखने वाले हैं। इस कहानी में कई पेचीदगियां हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में जिस तरह से लाश का पता चला वह सीधे तौर पर फिल्मी अंदाज से मेल खाता है। दरअसल अंत में पुलिस को एक खास सुराग मिलता है जिससे पता चलता है कि लाश कहाँ दफनाई गई थी और वहीं से उसे बरामद किया जाता है। इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उस वक्त के आईजी ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि केस को हल करने के लिए उन्होंने कई बार दृश्य फिल्म देखी थी। यही नहीं, उन्होंने स्पेशल 26 भी देखी ताकि अपराधियों की रणनीति को बेहतर तरीके से समझा जा सके। असल में ये केस बेहद चुनौतीपूर्ण बन चुका था, क्योंकि करीब 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। मामला कोई आम कत्ल नहीं था, बल्कि इसमें शहर के एक अरबपति, जिसकी दैनिक आय 200 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, और एक बड़े कॉलेज के डायरेक्टर की हत्या हुई थी। ऐसे हाई प्रोफाइल केस को हल करने का दबाव सिर्फ पुलिस पर ही नहीं था, बल्कि देश की सरकार तक इस मामले को गंभीरता से ले रही थी। तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह, जो अब भारत के रक्षा मंत्री हैं, तक इस मामले की रिपोर्ट पहुंची थी। उन्होंने खुद छत्तीसगढ़ पुलिस को निर्देश दिया था कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे और उनकी देखरेख में पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। नतीजतन एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया और कई पुलिस टीमें इस हत्याकांड के हर पहलू की गहराई से जांच में जुट गईं। यह कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज नाम का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इस कॉलेज के डायरेक्टर थे अभिषेक मिश्रा, जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और रसूख के लिए जाने जाते थे। कॉलेज का नाम भी अच्छा खासा था और इसका प्रभाव शिक्षा जगत में काफी मजबूत था। इसी कॉलेज में एक महिला कर्मचारी काम करती थी जिसका नाम था किम सी जैन। साथ में काम करने के दौरान अभिषेक मिश्रा और किम सी जैन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। लेकिन समय बीतने के साथ हालात बदले। किम सी जैन की शादी किसी और से हो गई और अभिषेक मिश्रा की भी शादी किसी दूसरी महिला से हो गई। आमतौर पर ऐसे हालात में दोनों को अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए था और इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद भी अभिषेक मिश्रा लगातार किम सी जैन के संपर्क में बने रहे। वह चाहते थे कि किम उनके साथ उसी तरह व्यवहार करे जैसे पहले किया करती थी। लेकिन समय के साथ किम की सोच बदल गई थी। वह अब इस रिश्ते से दूरी बनाना चाह रही थी और शायद अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभिषेक मिश्रा इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका रवैया अब भी वही था और वे बार बार किम को उसी पुराने अंदाज में बातचीत करने और व्यवहार करने के लिए मजबूर करने लगे। धीरे धीरे यह स्थिति और पेचीदा होती गई। किम की ओर से बढ़ती दूरी ने अभिषेक मिश्रा को असहज कर दिया। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी, जो आगे चलकर एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। यही वह मोड़ था जहां से यह मामला सिर्फ एक निजी संबंध की जटिलता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक खौफनाक अपराध की ओर बढ़ गया। लेकिन अभिषेक मिश्रा इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने किम सी जैन पर दबाव बनाना जारी रखा ताकि वह पुराने रिश्ते को फिर से कायम रखे। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे यह बहस झगड़ों में बदलने लगी। इस पूरी स्थिति को लेकर दो अलग अलग वर्जन सामने आए। पहले वर्जन के अनुसार किम सी जैन ने खुद अपने पति विकास जैन को इस बारे में सब कुछ बता दिया था, कैसे अभिषेक मिश्रा उस पर दबाव डाल रहा था और बार बार उसे पुराने रिश्ते में खींचने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरे वर्जन के मुताबिक किम सी जैन और अभिषेक मिश्रा की कुछ कॉल डिटेल्स और वीडियो विकास जैन के मोबाइल पर मिल गई थीं, जिससे उसे पूरे मामले का पता चला। इसे देखकर विकास जैन को गुस्सा आ गया और उसने किम से इस बारे में जवाब मांगा। अब हालात और ज्यादा बिगड़ चुके थे। किम सी जैन को एहसास हो गया था कि अब उसके पति को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। ऐसे में उसने अपनी ओर से सारी बातें साफ कर दी और बताया कि अभिषेक मिश्रा किस तरह उसे परेशान कर रहा था। अब यह मामला सिर्फ 3 लोगों के बीच का नहीं रह गया था,
बल्कि इसमें भावनात्मक तनाव, गुस्सा और प्रतिशोध की भावना भी जुड़ गई थी। इन सब के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया, कुछ करना होगा। और फिर आता है 9 नवंबर 2015 का दिन, जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ था। उस दिन किमसी जैन ने खुद अभिषेक मिश्रा को फोन किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। मिलने की जगह तय हुई स्मृति नगर, जो एक शांत इलाका था। वहीं एक घर था जहां किमसी जैन ने अभिषेक मिश्रा को बुलाया। ये मुलाकात एक आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी योजना थी। इस मुलाकात के बाद जो हुआ, उसने इस मामले को सिर्फ एक निजी झगड़े से निकालकर एक भयानक अपराध में बदल दिया। अभिषेक मिश्रा को किमसी जैन का फोन आते ही वह बिना देर किए घर से निकल पड़ा, बिना किसी को कुछ बताए। उसी दिन वह दिल्ली से लौटा था, लेकिन थकान के बावजूद सीधे स्मृति नगर स्थित किमसी जैन के घर पहुंच गया। यह मुलाकात उसके जीवन की सबसे खतरनाक और आखिरी साबित होने वाली थी। इसके बाद अभिषेक मिश्रा अचानक लापता हो गया। उसका कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि रात भर उसके फोन से कई बार मैसेज उसके परिवार वालों को भेजे गए। उसके व्हाट्सएप से उसके पिता, पत्नी और घर के अन्य सदस्यों को मैसेज आता रहा, मैं यहां हूं, लेट हो जाऊंगा, घर नहीं आ पाऊंगा। इन संदेशों की वजह से परिवार को ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि वह कहीं अपने किसी काम में व्यस्त होगा। लेकिन देर रात के बाद अचानक उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और इसके बाद वह कभी घर नहीं लौटा। शुरुआत में घर वालों ने ज्यादा चिंता नहीं की, ये सोचकर कि शायद वह किसी जरूरी काम में फंसा होगा और सुबह तक लौट आएगा। लेकिन सुबह होते ही जब देखा कि फोन रात भर से बंद था और वह अब तक घर नहीं पहुंचा, तो परिवार को चिंता होने लगी। अभिषेक मिश्रा के पिता आईपी मिश्रा, जो गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष थे और पूरे शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के मालिक और डायरेक्टर भी थे, इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते थे। उनका बेटा, जो एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान का डायरेक्टर था, अचानक बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गया था। अब मामला 10 नवंबर 2015 तक पहुंच चुका था। जब अभिषेक पूरे दिन भी घर नहीं लौटा, तो परिवार को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। आईपी मिश्रा का रसूख शहर के बड़े और प्रभावशाली लोगों में था और उन्होंने तुरंत अपने संपर्कों को सक्रिय किया। प्रदीप गुप्ता, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्हें अभिषेक के पिता तुरंत फोन करते हैं। वह अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बताते हैं कि उनके बेटे का कोई पता नहीं चल रहा है। जब शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार के बेटे के गायब होने की बात सामने आती है, तो यह पुलिस के लिए भी गंभीर मामला बन जाता है। बिना समय गंवाए पुलिस की टीम सबसे पहले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है और तुरंत उसकी तलाश में जुट जाती है। पूरी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, लेकिन काफी मशक्कत के बावजूद कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आता। अभिषेक का मोबाइल भी आखिरी बार जिस लोकेशन पर एक्टिव था, वहां तक तो पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता। जब पुलिस उस अंतिम लोकेशन को खंगालती है, तो पता चलता है कि वहां एक टोल नाका पड़ता है, जहां से एक कार गुजरी थी। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक स्कोडा कार दिखाई देती है, जो अभिषेक की ही थी। फुटेज में कार के अंदर एक महिला भी नजर आती है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वह महिला कौन थी और उसके साथ कौन लोग थे। इस फुटेज से कोई ठोस मदद नहीं मिलती, लेकिन यह जरूर साबित हो जाता है कि कार रात के समय उस टोल नाके से गुजरी थी। पुलिस अपनी खोजबीन जारी रखती है, सुराग के एक एक धागे को जोड़ने की कोशिश करती है, ताकि अभिषेक का पता लगाया जा सके। इस बीच पुलिस को उम्मीद थी कि अगर यह किडनैपिंग का मामला हुआ, तो चूंकि अभिषेक एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है, फिरौती, रैंसम के लिए कोई कॉल जरूर आएगा। लेकिन समय बीतता गया और ऐसा कोई कॉल नहीं आया। पुलिस इस पहलू पर लगातार नजर बनाए हुए थी कि तभी एक अहम जानकारी मिलती है। पुलिस को उस मोबाइल नंबर का लोकेशन फ्लैश होता है, जिससे पहले सिग्नल मिला था। इसी जांच के दौरान खबर आती है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट के पास एक स्कोडा कार लावारिस हालत में खड़ी मिली है। स्थानीय पुलिस इसकी पुष्टि करती है। पुलिस पहले से ही उस गाड़ी और अभिषेक की तलाश में थी और अब कार मिलने से एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगने की उम्मीद थी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो गाड़ी तो मिल जाती है, मगर अंदर या आसपास अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिलता। कार की गहन जांच की जाती है, लेकिन उसमें ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जिससे अभिषेक की स्थिति का पता लगाया जा सके।
अब पुलिस के लिए यह मामला और उलझता जा रहा था। पूरे इलाके के मोबाइल नेटवर्क की जांच की गई और वहां एक्टिव सभी नंबरों को खंगालने का काम शुरू हुआ। कई नंबर संदेह के घेरे में आए, लेकिन जब उनकी पहचान की गई तो वे सभी अभिषेक के अपने लोग, सहकर्मी या कर्मचारियों के निकले। मामले की गुत्थी और उलझती जा रही थी, लेकिन पुलिस हर संभावित सुराग को जोड़ने और सच तक पहुंचने की कोशिश में लगी रही। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यह मामला एक बड़े और अमीर परिवार से जुड़ा था और एक प्रतिष्ठित लड़का गायब था। इसी बीच कुछ दिनों बाद अचानक अभिषेक के घर एक कॉल आती है। कॉल करने वाला अपनी पहली लाइन में ही कहता है, लाल सलाम, और फिर यह भी बताता है कि अभिषेक उनके कब्जे में है और उसे छुड़ाने के लिए इतने करोड़ रुपए की मांग करता है। कॉल करने वाला बिहार का एक ठिकाना भी बताता है। इसके बाद फिर एक और कॉल आती है, जिसमें लाल सलाम के शब्दों के साथ एक और व्यक्ति बात करता है, और इस बार वह छत्तीसगढ़ से ही होता है। ये कॉल सुनकर अभिषेक के घर वाले तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस इस कॉल को ट्रेस करने में जुट जाती है। कॉल भी टैप कर ली जाती है और अब पुलिस को शक होने लगता है कि शायद अभिषेक को नक्सलियों ने किडनैप कर लिया है। लाल सलाम का शब्द नक्सलियों से जुड़ा हुआ था और उनके द्वारा पैसों के लिए किडनैपिंग जैसी घटनाओं की कई कहानियां सामने आ चुकी थीं। इस विचार से पुलिस का ध्यान इस ओर जाता है कि यह नक्सलियों का काम हो सकता है। अब तक पुलिस की जो तफ्तीश चल रही थी, उसमें कुछ नया मोड़ आया। पुलिस ने एक विशेष एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया था, जो इस मामले की गहरी जांच में लगी थी। सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, ताकि इस रहस्यमय किडनैपिंग के मामले को जल्दी सुलझाया जा सके। इस मामले में होम मिनिस्टर राणा सिंह, जो अब तक छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज पर नजर रखे हुए थे, उन्हें भी चिंता होने लगी थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस से यह निर्देश दिया कि इस मामले की सही तरीके से जांच की जाए। हालांकि पुलिस की अपनी जांच में अब तक ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं मिला था जो यह साबित करता हो कि अभिषेक मिश्रा को नक्सलियों ने किडनैप किया है। फोन कॉल के माध्यम से मिलने वाली जानकारी पूरी तरह से गुमराह करने वाली प्रतीत हो रही थी। पुलिस को यह भी संदेह था कि शायद यह फोन कॉल जानबूझकर पुलिस को भ्रमित करने के लिए की गई हो। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा किए गए पुराने किडनैपिंग मामलों की जांच शुरू की। जब उन्होंने उन पुराने मामलों और संबंधित फोन कॉल्स को खंगालने का प्रयास किया, तो यह स्पष्ट हुआ कि नक्सलियों की तरफ से किडनैपिंग के मामलों में कभी भी कॉल की शुरुआत लाल सलाम जैसे शब्दों से नहीं होती थी। नक्सलियों के फोन कॉल्स में हमेशा एक विशिष्ट तरीका होता है, जिसमें बीच बीच में कुछ विशेष संवाद या जुमले हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत और समाप्ति सामान्य रूप से बहुत भिन्न होती है। यही छोटी छोटी बातें थीं जो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थीं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने समझा कि शायद यह कॉल नक्सलियों द्वारा नहीं, बल्कि किसी और द्वारा की गई थी, ताकि पुलिस को गलत दिशा में मार्गदर्शन किया जा सके। यह नई जानकारी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उन्होंने अब इस केस की जांच को नए तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। पुलिस को यह लगता है कि कोई जानबूझकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और नक्सलियों के नाम पर आरोप मढ़ने की साजिश हो सकती है। पुलिस ने अपनी जांच को और भी गहन किया और लाखों फोन कॉल्स की डिटेल्स खंगालनी शुरू की। इस प्रक्रिया में पुलिस ने एक एक कॉल की जानकारी को ध्यान से रिकॉर्ड किया और शॉर्ट लिस्ट किया। इस काम में लंबा वक्त लगा, लेकिन पुलिस ने अंततः करीब 800 कॉल्स की डिटेल्स पर ध्यान केंद्रित किया। हर कॉल की बारीकी से जांच की गई और उन कॉल्स से जुड़ी छोटी-छोटी जानकारी एकत्र की गई। इसी दौरान पुलिस को एक अहम नंबर मिला, जो कि किम सी जैन का था। यह व्यक्ति अभिषेक मिश्रा के कॉलेज का कर्मचारी था। अब पुलिस ने किम सी जैन पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। जब कॉलेज से और छात्रों से जानकारी ली गई, तो पता चला कि एमसी जैन और अभिषेक के बीच एक करीबी रिश्ता था। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि दोनों के बीच अच्छे संबंध थे और कभी दोनों में नजदीकियां भी थीं। यह नया खुलासा पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ और अब पुलिस ने इस दिशा में आगे की जांच तेज कर दी। किमसी जैन के मोबाइल नंबर पर ध्यान देने के बावजूद और अभिषेक मिश्रा के साथ उसकी पुरानी दोस्ती को जानते हुए भी पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि अभिषेक की गुमशुदगी में किमसी जैन या किसी और का हाथ था। पुलिस ने किमसी जैन के सारे कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच की, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं मिला
जो किमसी जैन को इस मामले से जोड़ सके। जब पुलिस ने अभिषेक के आखिरी लोकेशन को ट्रैक किया तो पाया कि वह उस स्थान पर था जहां उसकी आखिरी बार लोकेशन दिख रही थी, और किमसी जैन का लोकेशन उस दिन अपने स्मृति नगर के घर में था। इसका मतलब था कि जब अभिषेक गायब हुआ था उस वक्त किमसी जैन उसके पास नहीं थी। यह जानकारी पुलिस के लिए एक अहम संकेत था, क्योंकि इससे यह साफ हो गया कि किमसी जैन उस दिन अभिषेक के साथ नहीं थी और इसका कोई संबंध इस मामले से नहीं था। अब पुलिस की जांच एक बार फिर ठहर गई थी। उन्होंने आगे की जांच की दिशा तय करने में कठिनाई महसूस की। हर एक सस्पेक्ट के बारे में पुलिस ने पूरी तरह से जांच की थी, लेकिन किसी पर भी पूरी तरह से शक नहीं बन पा रहा था। शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों में रिश्तेदार, दोस्त और कुछ राइवल भी थे, लेकिन उनमें से किसी पर भी ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे जिससे मामला आगे बढ़ सके। इसी दौरान किमसी जैन के हर फोन कॉल से एक नया कनेक्शन और रिश्ता सामने आ रहा था, जो पुलिस के लिए एक नया सुराग साबित हो सकता था। पुलिस को यह एहसास हुआ कि शायद इस मामले में कुछ और लोगों का हाथ हो और यह किसी अन्य दिशा में भी मोड़ ले सकता है। आईजी और उनकी टीम लगातार फिल्में देख रहे थे ताकि उन्हें कोई छोटी सी बात या सुराग मिल सके जो उन्हें पहले नहीं दिखा था। उन्होंने ध्यान दिया कि फिल्मों में जैसे स्पेशल 26 और दृश्यम में छोटी छोटी बातें बड़े सुराग बनती हैं। इन फिल्मों में ऐसा कुछ था जो उन्हें कहीं से एक नई दिशा दे सकता था। इससे उन्हें एक आइडिया मिला कि अगर किम सी जैन पर फोकस किया गया है तो उसका परिवार, विशेषकर उसका पति विकास जैन, भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। पुलिस ने किमसी जैन के मोबाइल की पूरी जांच पहले ही कर ली थी, लेकिन अब उन्होंने किमसी जैन के पति विकास जैन के नंबर की जांच शुरू की। पुलिस ने विशेष रूप से उस दिन 9 नवंबर 2015 की तारीख पर ध्यान केंद्रित किया जब अभिषेक गायब हुआ था। पुलिस ने विकास जैन के मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया और यह जानने की कोशिश की कि उस दिन उसने और अभिषेक ने कौन से कॉल किए थे। इस जांच में पुलिस को यह पाया कि विकास जैन और अभिषेक मिश्रा के बीच उस दिन कोई संपर्क नहीं हुआ था। दोनों के फोन पर कभी भी एक दूसरे का नंबर नहीं था, न ही दोनों के बीच किसी प्रकार की बातचीत हुई थी। 9 नवंबर की शाम को स्मृति नगर से लेकर अभिषेक के आखिरी लोकेशन तक, जहां तक वह गया था, विकास जैन का मोबाइल लोकेशन भी बिल्कुल वही था, तो पुलिस चौंक गई। यह लोकेशन उस रास्ते पर था जिस पर अभिषेक ने यात्रा की थी और वह स्थान भी शामिल था जहां रायपुर एयरपोर्ट के पास स्कॉडा कार लावारिस हालत में मिली थी। यहां तक कि उस टावर से भी विकास जैन का लोकेशन मेल खा रहा था, जिससे यह साफ हो गया कि दोनों का लोकेशन एक ही था और इसका मतलब था कि वे दोनों एक साथ थे। यह खुलासा पुलिस के लिए एक अहम मोड़ था। 22 दिसंबर 2015 की रात को, लगभग 44 दिन बाद, पुलिस को यह पता चला कि विकास जैन और अभिषेक मिश्रा के लोकेशन एक साथ थे। इसके बाद पुलिस की टीम ने फौरन विकास जैन को गिरफ्तार करने के लिए उसके पास पहुंची और उसे पूछताछ के लिए दफ्तर ले आई। उस दिन किमसी जैन दिल्ली गई हुई थी और उनका छोटा बेटा, जो 2 साल से भी कम उम्र का था, घर पर था। पुलिस ने विकास जैन से कड़ी पूछताछ की, लेकिन शुरुआत में वह सारी बातों से इनकार करता रहा। हालांकि जब पुलिस ने सारे तकनीकी साक्ष्य और इनक्रिप्टेड डाटा उसे दिखाए, जिसमें उसके मोबाइल की लोकेशन और उन स्थानों की जानकारी थी जहां अभिषेक का भी लोकेशन था, तो वह दबाव में आ गया। पुलिस ने उसे उन जगहों के बारे में भी पूछा जहां अभिषेक की मौजूदगी पाई गई थी। अब यह स्पष्ट होता जा रहा था कि विकास जैन का इस मामले में गहरा संबंध था और पुलिस के लिए यह एक निर्णायक कदम था। विकास जैन, जो पहले सारी बातों से इनकार कर रहा था, अब पुलिस के दबाव में आ गया और अंततः उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कैसे अभिषेक मिश्रा और उसकी पत्नी का कॉलेज के दिनों से एक गहरा रिश्ता था। दोनों में दोस्ती और नजदीकियां थीं, लेकिन दोनों ने कभी शादी नहीं की। फिर समय के साथ दोनों ने अपनी अपनी शादियां कर लीं, लेकिन अभिषेक मिश्रा अपनी पत्नी से लगातार संपर्क बनाए रखना चाहता था, जो कि विकास के लिए परेशानी का कारण बन गया। विकास ने अपनी पत्नी के फोन कॉल्स और अन्य जानकारी से यह समझ लिया कि अभिषेक अभी भी उसकी पत्नी का पीछा कर रहा था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। यहां से स्थिति और गंभीर हो गई और विकास ने महसूस किया कि अब उसे किसी न किसी तरीके से अभिषेक को रास्ते से हटा देना चाहिए। इसके बाद विकास ने अपने सगे चाचा अजीत जैन को भी इस खतरनाक प्लान में शामिल किया। अजीत जैन, विकास जैन और इन दोनों ने मिलकर यह फैसला किया
कि अभिषेक मिश्रा को रास्ते से हटाना जरूरी है। यह प्लान धीरे धीरे जटिल होता गया और पुलिस अब इस मामले को सुलझाने के करीब पहुंच चुकी थी। 9 नवंबर 2015 को किम सी जैन की ओर से और विकास जैन और अजीत जैन की सहमति से अभिषेक मिश्रा को फोन किया गया और उसे स्मृति नगर स्थित उनके घर बुलाया गया। जैसे ही अभिषेक घर पहुंचा, विकास और अजीत ने उसे पकड़ लिया। तुरंत बाद विकास और अजीत ने अभिषेक के सिर पर तेज धार हथियार से वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों ने उस पर कई वार किए, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अभिषेक की हत्या के बाद उसकी लाश को घर में ही छोड़ दिया गया। फिर हत्या के सबूत को नष्ट करने के लिए इन तीनों ने अभिषेक की स्कोडा कार को ले लिया और उसे भिलाई से दूर रायपुर के एयरपोर्ट के पास एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। अजीत जैन, जो बाइक पर था, पीछे से इन दोनों का पीछा करता रहा। गाड़ी छोड़ने के बाद विकास और अजीत ने बाइक पर सवार होकर वापस घर लौट आए। घर वापस आकर उन्होंने अपने गार्डन में करीब 8 फीट गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने अभिषेक की लाश को एक पॉलीथीन में पैक किया और उसे इस गड्ढे में दफन कर दिया। इसके ऊपर फिर से मिट्टी और गंदगी डालकर गड्ढे को बंद कर दिया ताकि कोई शक न हो। इस पूरी प्रक्रिया ने पुलिस के लिए एक जटिल और खतरनाक अपराध का पर्दाफाश किया जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। पूरी साजिश को छुपाने के लिए और किसी को शक न हो, अपने गार्डन में गोभी के फूल के पौधे लगाना शुरू किया। वह गड्ढे को ढकने के बाद उन पौधों को नए तरीके से स्थानांतरित कर रही थी ताकि कुछ भी संदिग्ध न लगे। इन पौधों को उखाड़ कर वह उन्हें गार्डन की दूसरी जगहों पर शिफ्ट करती रही और कुछ नए पौधे लगा दिए। इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया एक मासूम दिखने वाले गार्डन का हिस्सा बन गई, जिसमें किसी को भी शक न हुआ। पुलिस की जांच इस पूरे मामले में जारी रही, लेकिन यह केस एक ब्लाइंड मर्डर जैसा लग रहा था। हालांकि कातिलों ने जो गलती की वह बाद में पुलिस के लिए एक अहम सुराग बन गई। दरअसल हत्या के बाद विकास जैन ने अभिषेक की गाड़ी को रायपुर तक ले जाने का फैसला किया और अभिषेक का मोबाइल फोन भी अपने पास रख लिया। इस फोन को ऑन रखते हुए वह लगातार व्हाट्सएप और एसएमएस भेजता रहा ताकि यह लगे कि अभिषेक अभी भी जिंदा है और घर वालों को यह संदेश भेज रहा है कि वह लेट हो जाएगा। इस कदम ने पूरी साजिश का रूप बदल दिया। अभिषेक के परिवार को कोई घबराहट नहीं हुई और उन्होंने पुलिस के पास शिकायत नहीं की। इसके अलावा मोबाइल का लोकेशन भी बदलता गया और आखिरी बार वह रायपुर के पास दिखने लगा, जिससे पुलिस को यह गलत दिशा में भेजा गया। अंततः किम सी जैन के पति और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से एक टीम भेजी गई जिन्होंने किम सी जैन को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान किम सी जैन के गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। अंत में पुलिस ने तीनों को अभिषेक मिश्रा की किडनैपिंग और हत्या के आरोप में चार्जशीट दी। फिलहाल मामला ट्रायल कोर्ट में है और अभी फैसला आना बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।